साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। और अभी हम बात कर रहे हैं एमपीपीएससी 2021 के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 5 के लिए। तो लगभग 50 क्वेश्चन है इसमें और हमने कोशिश किया है कि जहां तक हो सके पूरा डिटेल्स देने की कोशिश करें। तो आप भी ध्यान रखिएगा कि एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन हो सकते हैं, उस हिसाब से आप इसको देखते हुए चलिएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। विकल्प दिए हुए हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, हरियाणा। यानी कि राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य जो है हरियाणा राज्य का हिस्सा नहीं है। और राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य की बात करें, जिसे कि राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य भी कहा जाता है, घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य भी कहा जाता है। तो इसको गंभीर रूप से जो विलुप्त प्राय घड़ियाल हैं, साथ ही साथ लाल मुकुट कछुआ और जो विलुप्त प्राय गंगा डॉल्फिन है, उनकी रक्षा के लिए बनाया गया है। और ये जो चंबल अभयारण्य है, ये चंबल नदी पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के त्रिकोणीय क्षेत्र पर सन 1979 यानी कि 1979 में इसको स्थापित किया गया। और ये 5400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। और चंबल नदी की बात कर लें तो चंबल नदी जो इंदौर से निकलती है ये। और अगर हम वन्यजीव अभयारण्य चंबल अभयारण्य की बात कर लें तो मुख्यतः जो है ये घड़ियाल के लिए है। और इस पर जो शासी निकाय है या गवर्निंग बॉडी की बात कर लें तो मध्य प्रदेश वन विभाग, राजस्थान वन विभाग और उत्तर प्रदेश वन विभाग का अपने अपने क्षेत्रों के अनुसार यहाँ पे नियंत्रण है। इसके अलावा ये जो अभयारण्य है, ये भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित क्षेत्र है। यानी कि यहाँ पे जो नियम कायदे लागू होते हैं वो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का लगता है। और चंबल नदी की बात कर लें थोड़ी सी और, तो ये जो डॉल्फिन की एक दुर्लभ प्रजाति जिसे जिसे कि प्लेटनिस्टा गैंगेटिका कहते हैं, उसका निवास स्थान है। और ये जो डॉल्फिन है प्लेटनिस्टा गैंगेटिका, इसको आईयूसीएन की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड यानी कि लुप्त प्राय की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। और डॉल्फिन मछली की बात कर लें या डॉल्फिन सूंस की बात कर लें तो जो इनकी आँखें होती हैं वो अल्प विकसित होती हैं। और ये क्या करती हैं कि जो शिकार करती हैं, इसके अलावा ये सर्फिंग करती हैं। सर्फिंग यानी क्या होता है कि नदी या समुद्र की लहरों के साथ तैरना। तो उन सभी जो प्रक्रियाएं होती हैं उनमें ये जो डॉल्फिन है ये अल्ट्रासोनिक साउंड का प्रयोग करती हैं। और ये जो डॉल्फिन है ये बहुत तेज़ी गति से बढ़ते हुए शिकार को पकड़ने के लिए शंक्वाकार जो इसके दांत होते हैं उनका उपयोग करती है। इसके अलावा जो इनके कान होते हैं बहुत ही ज़्यादा विकसित होते हैं, यानी कि इनकी श्रवण क्षमता या सुनने की क्षमता बहुत विकसित होती है, जो कि हवा और पानी दोनों के लिए अनुकूलित होता है ना। तो ये जो राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य की बात कर रही है, किया जा रहा है कि किस राज्य का हिस्सा नहीं है, तो वो राज्य है हरियाणा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि निम्न घटनाओं पर विचार करें और इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। पहला है नाबार्ड की स्थापना, दूसरा है स्वयं सहायता समूहों का बैंक लिंकेज कार्यक्रम, और तीसरा है किसान क्रेडिट कार्ड योजना, और चौथा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो यहाँ से कूट देखकर सही उत्तर का चयन करना है। चार विकल्प हैं ABCD। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी कि 4 1 2 3। यानी कि सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बना, उसके बाद नाबार्ड की स्थापना हुई, फिर स्वयं सहायता समूहों का बैंक लिंकेज कार्यक्रम हुआ, और उसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड योजना लॉन्च की गई। तो अब थोड़ी सी हम इनके बारे में और अलग से बात कर लें अतिरिक्त। तो नाबार्ड की बात करें, यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में की गई। और इसका जो मुख्यालय है वो महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है।
और नाबार्ड की जो स्थापना की गई थी वर्ष 1982 में, तो ये शिवरामन समिति के अनुशंसा पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। तो इन्होंने क्या किया था, शिवरामन समिति की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम लाया गया वर्ष 1981 में, और उसको लागू करने के लिए संसद के द्वारा एक अधिनियम बनाया गया और 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई। और इसके द्वारा क्या किया जाता है कि ये कृषि ऋण ये जो नाबार्ड बना, तो एक कृषि ऋण विभाग था और आरबीआई के ग्रामीण योजना और ऋण प्रकोष्ठ, इसके अलावा कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम को प्रतिस्थापित कर दिया गया नाबार्ड की स्थापना के बाद। और ये ऐसा बैंक है नाबार्ड, जो कि ग्रामीणों को उनके विकास और आर्थिक रूप से जीवन स्तर में सुधार करने के लिए ऋण उपलब्ध कराती है। और इसकी भूमिका ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो ऋणदाता संस्थाएं हैं उनको पुनर्वित्तीयन का कार्य करता है, और ये इसका मेनली काम है कि संस्थागत विकास को बढ़ावा देना। और दूसरा है इसमें कि स्वयं सहायता समूहों का बैंक लिंकेज कार्यक्रम। तो स्वयं सहायता को बैंकों से जोड़ने का काम नाबार्ड के द्वारा ही किया गया, और ये कार्यक्रम वर्ष 1990 से 92 के मध्य कराया गया था। तो इसका उद्देश्य ये था कि जो स्वयं सहायता समूह हैं, इनकी महिलाओं को कम दर पर ऋण मिल सके, जिससे कि वे अपना व्यापार या जो भी कार्य करना चाहती हैं उसके लिए आसानी से धन उपलब्ध हो जाए। तो बैंक लिंकेज कार्यक्रम में ये किया गया था कि जो स्वयं सहायता समूह हैं उनके लिए बचत खाता खोलने की अनुमति दी गई, ये किया गया था इसमें। और किसान क्रेडिट कार्ड योजना की बात कर लें तो इसे अगस्त 1998 में लॉन्च किया गया था, और इसकी शुरुआत वर्ष 1998 में तत्कालीन वित्त मंत्री श्री यशवंत सिन्हा जी के द्वारा की गई थी। और इस योजना में होता क्या है कि किसानों को कृषि काम के लिए 50,000 से 3 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है, और इसका जो ब्याज दर होता है वो बहुत ही कम होता है। जो ब्याज दर होता है वो 6 महीने तक के लिए 4% होता है और 1 वर्ष के लिए 7% होता है। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड योजना में, जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना है, तो योजना धारक को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर भी प्रदान किया जाता है, जिसमें मृत्यु होने पर 50,000 रुपये मिलता है, विकलांगता पर 25,000 रुपये। और किसान क्रेडिट कार्ड योजना की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इस योजना के तहत 70 वर्ष तक का कवर प्रदान किया जाता है किसानों को। और अन्य है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुआ था। तो इसलिए यहाँ पे क्रम सबसे पहले आएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, उसके बाद नाबार्ड, फिर आएगा स्वयं सहायता समूहों का बैंक लिंकेज कार्यक्रम, और फिर आएगा किसान क्रेडिट कार्ड योजना। तो हम बात कर रहे हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की। तो 2 अक्टूबर 1975 को इसकी स्थापना की गई थी। तो ये जो बैंक है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये भारत के सरकारी स्वामित्व वाले अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हैं, जो कि भारत के विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय स्तर पर काम करते हैं। और ये जो बैंक होते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं, और इनकी स्थापना बुनियादी बैंकिंग यानी कि बेस बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इनका स्थापना किया गया था। थोड़ी सी अगर हम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संक्षिप्त इतिहास की तरफ देख लें तो 26 सितंबर 1975 को पारित एक अध्यादेश और कृषि एवं अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पर्याप्त बैंकिंग और ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1976 के प्रावधानों के तहत 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। मैंने सही कहा कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976, ठीक है, उसी के प्रावधानों के तहत 2 अक्टूबर 1975 को ये किया गया था। और ग्रामीण ऋण के लिए नरसिम्हा समिति की सिफारिशों पर 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी। और ये जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं, इसका जो स्वामित्व है वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जो प्रायोजिक बैंक होते हैं उनके पास क्रमशः 50%, 15% और 35% के साथ होता है। यानी कि इसमें राज्य सरकार का हिस्सेदारी 15%, और जिस बैंक ने उसको प्रायोजित किया होता है उसका 35%, और
केंद्र सरकार का इसमें स्वामित्व 50% होता है। और पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया था, जिसे कि सिंडिकेट बैंक के द्वारा प्रायोजित किया गया था। और इसकी जो अधिकृत पूंजी थी वो 5 करोड़ थी। और 1 अप्रैल 2020 से अब तक यानी कि वर्ष 2022 तक देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 43 है। और क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि यात्रा एवं पर्यटन प्रतियोगितात्मक सूचकांक यानी कि TTCI यानी कि टूर्स एंड ट्रेवल्स कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व आर्थिक मंच या फिर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा सी, विश्व आर्थिक मंच यानी कि ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम। तो ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यात्रा एवं पर्यटन प्रतियोगितात्मक सूचकांक जारी किया जाता है। और विश्व आर्थिक मंच की बात कर लें तो ये गैर लाभकारी और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसकी स्थापना वर्ष 1971 में की गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। और ये जो फोरम है यानी कि ये मंच है, ये वैश्विक, क्षेत्रीय और औद्योगिक एजेंडे को आकार देने के लिए राजनीतिक, व्यापारिक, सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र के जो अग्रणी नेतृत्व होते हैं उनको एक साझा मंच प्रदान कराता है। इसके अलावा ये जो विश्व आर्थिक मंच है यह एक निष्पक्ष और स्वतंत्र संगठन है जिसका स्वयं का कोई भी हित नहीं है। इसके अलावा इसका जो बैठक होता है हर वर्ष स्विट्जरलैंड के दावोस में होता है। और इसके द्वारा जो अन्य रिपोर्ट जारी किए जाते हैं विश्व आर्थिक मंच के द्वारा उसमें शामिल हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट और इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किए जाते हैं। अब थोड़ी सी हम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की बात कर लें तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक वैश्विक विकास कार्यक्रम है। ये गरीबी कम करने, आधारभूत ढांचे का विकास और मानव विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कार्य करता है। इसका मुख्यालय जो है अमेरिका के न्यूयॉर्क में है और इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 को की गई थी। और मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI जो है वो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा ही जारी किया जाता है। और इसके द्वारा यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा 2 अन्य सूचकांक जारी किए जाते हैं जिसमें शामिल है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स और जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। और HDI वर्ष 2020 में भारत का स्थान 131वां है। 2021 का जारी नहीं हुआ है अब तक, ठीक है। और थोड़ी सी विश्व बैंक की बात कर लें तो इसके सदस्य देश जो हैं 189 हैं। और विश्व बैंक को मेनली IBRD कहा जाता है। और 1944 में स्थापित किया गया। इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में है। जो विश्व बैंक है इसका मुख्य कार्य यानी कि जो IBRD है उसे ही लगभग विश्व बैंक कहा जाता है, क्योंकि विश्व बैंक जो है वो 5 बैंकों का समूह है। तो ये जो इसका मुख्य कार्य है वो है कि जो सदस्य राष्ट्र हैं उनको पुनर्निर्माण और विकास कार्यों में आर्थिक सहायता देने का कार्य करता है। और जैसा कि पहले कहा कि जो विश्व बैंक है ये 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समूह है जो इसके सदस्य देशों को वित्त और वित्तीय सलाह देने का कार्य करते हैं। और विश्व बैंक जो समूह में जो शामिल संस्थाएं हैं उनकी बात कर लें तो पहला है IBRD यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी कि वर्ल्ड बैंक का जो मुख्य हिस्सा है वो IBRD है। और उसके बाद है IFC यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। तो ये क्या करता है, कंपनी एवं सरकारों को निवेश करने के लिए सलाह देता है, साथ ही साथ परिसंपत्तियों के प्रबंधन संबंधी जो भी सहायता होता है वो देने का कार्य करता है IFC। इसके बाद नेक्स्ट है जो तीसरा संस्थान है वो है IDA यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। तो ये क्या करता है, जो निम्न आय वाले देश होते हैं उनको बिना ब्याज या बहुत ही कम ब्याज पर और बहुत ही लंबी अवधि के लिए ब्याज देने का कार्य IDA करता है। और चौथा है इसमें ICSID यानी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट।
यानी कि निवेश विवाद निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है। ये कुछ ऐसा मामला होता है जो निवेश से संबंधित हो दो देशों के बीच या दो संस्थाओं के बीच, बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल संस्थाएं होती हैं उनके लिए, तो उनके भी जो क्या बोलते हैं विवाद होता है उसको निपटाने के लिए कार्य करता है। इसके बाद जो पांचवा है वो है मीगा, यानी कि मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, यानी कि बहुपक्षीय निवेश गारंटी। तो ये क्या करता है, ऋणदाता एवं निवेशकों को युद्ध जैसे राजनीतिक जोखिमों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है लोन के संदर्भ में। और विश्व बैंक के लिए क्या ऐसा है कि विश्व बैंक में शामिल होने के लिए किसी भी देश को सबसे पहले आईएमएफ में शामिल होना अनिवार्य है। और इन दोनों का निर्माण, यानी कि विश्व बैंक और आईएमएफ, इन दोनों का निर्माण वर्ष 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत किया गया था। और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में कुछ सामान्य अंतर भी है। तो और एक प्रमुख अंतर ये है कि जहाँ विश्व बैंक जो है वो नीति सुधार कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान करता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करें तो ये सिर्फ नीति सुधार कार्यक्रमों के लिए ही ऋण प्रदान करता है। जबकि विश्व बैंक है वो बहुत सारी परियोजनाओं के लिए भी लोन देता है, लेकिन जो आईएमएफ है वो ऐसा नहीं करता। वो बोलता है पहले अपने यहाँ सुधार करो, उसके बाद हम आपको लोन देंगे, ठीक है। और जो आईएमएफ है उसका भी मुख्यालय, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है वो भी वाशिंगटन डीसी में है। और अब हम बात कर लें वर्ल्ड बैंक के द्वारा क्या क्या प्रकाशन या प्रकाशित किए जाते हैं, तो उसमें वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये तीन जो रिपोर्ट हैं ये विश्व बैंक के द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रकाशन की बात कर लें तो इसमें शामिल है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, फिस्कल मॉनिटर, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और फाइनेंशियल डेवलपमेंट, ये आईएमएफ के प्रकाशन हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्न में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री प्रवती कहा गया है। विकल्प दिए हुए हैं वाकाटक, इक्ष्वाकु, शक या फिर खारवे। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा बी, इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वती कहा गया है, जो कि सातवाहनों की जगह पर आए हैं। और इनका जो शासन था ये पूर्वी नदी कृष्णा नदी घाटी पर था। इनकी राजधानी विजयपुरी था, जिसे वर्तमान में नागार्जुन कोंडा कहा जाता है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। और इनका जो शासनकाल था इक्ष्वाकु वंश के शासकों का वो 3री से 4वीं शताब्दी के मध्य था। इसके अलावा ये शैव मत को मानने वाले शासक थे और ये बौद्ध धर्म का भी सम्मान करते थे। और क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लें, एक मिनट उससे पहले ये वाकाटक वंश की बात कर लें। तो वाकाटक वंश के शासकों से चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि इनमें से किस समिति ने सिर्फ पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है। अलग समिति ने, लकड़ावाला समिति ने, या तेंदुलकर समिति ने, या फिर रंगराजन समिति ने। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए, अलग समिति। यानी कि अलग समिति के द्वारा सिर्फ पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया है। इन्होंने कहा कि शहर में रहने वाले लोगों को इतना कैलोरी चाहिए होता है और गांव में रहने वाले लोगों को इतना कैलोरी चाहिए होता है। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए, अलग समिति। और थोड़ी सी अगर हम और इसमें बात कर लें कि गरीबी रेखा निर्धारण के लिए देश में क्या क्या किए गए हैं, तो स्वतंत्रता के बाद से, यानी कि भारत में देश में आज़ादी के बाद से 1960 के आसपास से अब तक 6 आधिकारिक समिति का गठन किया गया है, जिन्होंने गरीबी में जी रहे लोगों की संख्या के अनुमान के लिए अपने अपने मत व्यक्त किए। तो सबसे पहले बनाया गया था योजना आयोग कार्य समूह वर्ष 1962 में। इसके बाद वीएम दांडेकर और एन रथ समिति की स्थापना की गई वर्ष 1971 में। इसके बाद अलग समिति को बनाया गया गरीबी रेखा पर रिपोर्ट देने के लिए वर्ष 1979 यानी कि 1979 में। इसके बाद लकड़ावाला समिति की स्थापना की गई वर्ष 1993 में और तेंदुलकर समिति को बनाया गया वर्ष 2009 में।
और रंगराजन समिति की बात करें तो वर्ष 2014 में इसने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत सरकार के द्वारा वर्ष 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में किसे भेजा गया? विकल्प है BP वाडिया, MN जोशी, CF एंड्रयूज या फिर जोसेफ बैप्टिस्ट। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा B MN जोशी। और MN जोशी के द्वारा ही वर्ष 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी, यानी कि एटक की। इसके अलावा MN जोशी ने 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना भी की थी। और थोड़ी सी बात कर लें BP वाडिया की, तो ये 1918 में मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना इन्होंने किया था, जो कि भारत की पहली मजदूर संगठन थी और एक बेहतरीन संगठन भी था ये। और CF एंड्रयूज की बात कर लें, यानी कि चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज, जिनको दीनबंधु एंड्रयूज के नाम से भी जाना जाता है, तो ये एक ईसाई मिशनरी, शिक्षक और समाज सुधारक, इसके अलावा भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भी थे, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के साथ इन्होंने काम किया था और इनकी बहुत अच्छी इनसे पटती थी। इसके अलावा ये महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए मनाने में इन्होंने ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने? CF एंड्रयूज ने। जबकि जोसेफ बैप्टिस्ट की बात करें तो ये मुंबई शहर के तत्काल उस समय मेयर थे। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 है कि वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व पर्यावरणीय आंदोलनों को गति मिली, के लेखक कौन है? विकल्प है कैरोलिन मर्चेंट, कार्ल मार्क्स, रेचल कार्सन या फिर राज गोपाल। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा C रेचल कार्सन। तो ये जो पुस्तक है साइलेंट स्प्रिंग, ये 27 सितंबर 1962 को प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा ये पुस्तक है साइलेंट स्प्रिंग, इसमें क्या था कि जो कीटनाशक के जो अंधाधुंध प्रयोग किया जा रहा था, तो उससे जो होने वाले प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव हो रहे थे, उसके बारे में विस्तार से बताया गया है। और इसी वजह से उस समय अमेरिका में कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाना चालू हो गया। और ये जो रेचल कार्सन है, ये एक अमेरिकी लेखक है। और क्वेश्चन नंबर 8 है कि सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने या फिर लॉर्ड डलहौजी ने या लॉर्ड ऑकलैंड ने? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा B लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा सिक्किम का भारत में विलय किया गया। और लॉर्ड हेस्टिंग्स की बात कर ले तो 1813 से 1823 तक इनका कार्यकाल होता है। इसके बाद विलियम बेंटिक की बात करें तो 1828 से 1835 तक इनका कार्यकाल रहता है। और लॉर्ड डलहौजी की बात कर लें तो 1848 से 1856 तक, जबकि लॉर्ड ऑकलैंड की बात करें तो 1836 से 1842 तक इनका कार्यकाल होता है। और हुआ ये था कि वर्ष 1835 में सिक्किम दरबार में आंतरिक राजनीतिक गड़बड़ियों के कारण इस चीज़ का लाभ उठाया गया और दार्जिलिंग जो था उसका कुछ हिस्सा कंपनी ने अपने कब्जे में ले लिया। और 1841 में तो जब दार्जिलिंग का कुछ हिस्सा कंपनी ने अपने कब्जे में ले लिया, तो यहाँ से माना जाएगा कि सिक्किम का भारत में विलय लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया। और फिर क्या हुआ था कि वर्ष 1841 में दार्जिलिंग को कंपनी के द्वारा खरीद लिया गया और 1861 की संधि के बाद सिक्किम एक संरक्षित राज्य बन गया। और सिक्किम पर जो नियंत्रण था ब्रिटेन की तिब्बत नीति का एक हिस्सा था उस समय, और स्वतंत्रता के बाद भी यही स्थिति था। फिर क्या हुआ, वर्ष 1975 में एक जनमत संग्रह हुआ, जिसके बाद पूर्णतः भारत का अंग बन गया। और क्वेश्चन नंबर 9 है कि इनमें से किसने 1755 ईस्वी में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की? नंजराज, देवराज, हैदर अली या फिर चिक्का कृष्णराज?
तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, हैदर अली। तो जो चिक्का कृष्णराज थे ये शासक थे जिसके दो महत्वपूर्ण मंत्री थे, नंजराज और देवराज, जिन्होंने हैदर अली को डिंडीगुल में मतलब हाँ डिंडीगुल में बुलाया, और इन्होंने बेहतरीन, ये एक सैनिक भी थे हैदर अली, और इन्होंने 1755 ईस्वी में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, हैदर अली। और क्वेश्चन नंबर 10 है कि इनमें से कौन सा एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है। ए है प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, बी है जंगलों में आग लगा देना, सी है वन्य प्राणियों का अवैध वाणिज्यिक व्यापार, और डी है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। यहाँ पे सही विकल्प होगा बी, जंगलों में आग लगा देना, क्योंकि ये नहीं कहा है कि आग लगना, लगा देना, तो लगा देने वाले आग को बुझा भी दिया जाता है। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी। और नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, अजमेर सही है, शेख बुरहानुद्दीन गरीब, दौलताबाद सही है, शेख मोहम्मद हुसैनी, गुलबर्गा ये भी सही है, शेख निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली, तो यहाँ मुल्तान दिया हुआ है तो ये सही नहीं है। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा डी, शेख निज़ामुद्दीन औलिया, ये सही सुमेलित नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि किताब नौरस नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के द्वारा, अली आदिल शाह के द्वारा, या फिर कुली कुतुब शाह के द्वारा, या फिर अकबर द्वितीय के द्वारा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के द्वारा किताब नौरस की नामक पुस्तक की स्थापना की गई, जो कि 9 रसों की एक पुस्तक थी, जिससे कि इस व्यक्ति को यानी कि इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को जगत गुरु बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। और ये बीजापुर के आदिल शाही वंश के शासक थे, और ये संगीत के प्रति बहुत ही समर्पित शासक थे, और इसके अलावा खुद ध्रुपद गायक भी थे, और तंबूर वाद्य यंत्र के भी ये बेहतरीन वादक थे, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। और अली आदिल शाह की बात कर लें तो अली आदिल शाह जो कि आदिल शाही वंश के ही बीजापुर सुल्तान थे, ये इनकी रचना कुलियत शाही है। जबकि कुली कुतुब शाह की बात कर लें तो कुली कुतुब शाह जो कि गोलकुंडा का कुतुब शाही राजवंश के शासक थे, सुल्तान, तो इनकी जो रचना है वो है दीवाने सुल्तान, कुलियत सुल्तान, इंतिखाब मोहम्मद और मानी सुबान। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13वां है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। लोकटक झील मणिपुर, साला झील हिमाचल प्रदेश, बड़खल झील हरियाणा, और कालीबेली झील तमिलनाडु। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा बी, साला झील, जो कि हिमाचल प्रदेश में नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पर सही विकल्प बी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 14 है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें एक तरफ देशों की सूची दी गई है, और दूसरी तरफ लौह खनिज उत्पादक क्षेत्रों की सूची दी गई है। तो देश हैं कजाकिस्तान, यूक्रेन, जर्मनी, फ्रांस, और लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र है कारागांडा, किवो इराक, नॉर्मंडी और पायरेनीज। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, जो सही सुमेलित नहीं है वो है जर्मनी, नॉर्मंडी। तो नॉर्मंडी की बात करें तो जर्मनी नहीं बल्कि फ्रांस में स्थित है, बाकी सभी देश जो सही मेल हैं वो सही सुमेलित हैं। तो यहाँ पे विकल्प सी हो जाएगा कि जर्मनी, नॉर्मंडी ये सही सुमेलित नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 15 है कि
डार्लिंग श्रृंखला यानी कि मर्रे डार्लिंग श्रृंखला जो कि ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर अवस्थित है? उत्तर पूर्वी तट पर, दक्षिणी तट पर, पूर्वी तट पर या दक्षिणी पश्चिमी तट पर? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, दक्षिणी पश्चिमी तट पर। और ये जो मर्रे डार्लिंग है, तो ये जो मर्रे डार्लिंग की घाटी है ये ऑस्ट्रेलिया के सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र है। इसके अलावा यहाँ की जो उपजाऊ भूमि है उसको रेवे रीना कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 16 है कि नीचे दिए गए कूट की सहायता से इन घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। पहला है प्रोजेक्ट टाइगर, दूसरा प्रोजेक्ट हाथी, तीसरा है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और तीसरा है जैव विविधता अधिनियम। तो बताना है कि इनको काल के अनुसार व्यवस्थित करना है, यानी कि जो सबसे पहले और जो सबसे बाद, ऐसा। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी कि 3, उसके बाद 1, उसके बाद 2, फिर 4। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम से। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की बात करें तो इसको वर्ष 1972 में स्थापित किया गया। और ये जो अधिनियम है ये पेड़ पौधे, पशु पक्षी एवं जानवरों के प्रजातियों के संरक्षण के लिए इसको लाया गया। इसके बाद आता है प्रोजेक्ट टाइगर, जिसकी शुरुआत 7 अप्रैल 1973 से की गई। तो इसमें क्या था, शुरू में 9 टाइगर रिजर्व या बाघ अभयारण्य बनाए गए, जिसमें मध्य प्रदेश का जो पहला बाघ अभयारण्य शामिल किया गया था वो था कान्हा किसली। और वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 11 है। और ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है तो इसका प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट जो है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। और इसको चालू किए जाने का कारण ये था कि बाघों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही थी, इसी वजह से प्रोजेक्ट टाइगर को चालू किया गया। और क्या किया गया था कि भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2010 में बाघों की निगरानी करने के लिए एक सॉफ्टवेयर पर आधारित प्रोग्राम चालू किया गया था जिसे एम स्ट्राइप्स कहा जाता है, यानी कि मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इन इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस, एम स्ट्राइप्स। और वर्तमान में यानी कि अप्रैल मई 2022 में भारत में जो टाइगर रिजर्व हैं उनकी संख्या 53 हो गई है। इसके अलावा अभी जो नया बना है जो 53वां टाइगर रिजर्व, वो छत्तीसगढ़ राज्य का गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तामोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है, यानी इन दोनों को एक साथ प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। और मध्य प्रदेश राज्यों में अगर हम टाइगर रिजर्व की बात करें तो टाइगर रिजर्व की संख्या 6 है, जबकि नेशनल पार्क की बात करें तो मध्य प्रदेश में नेशनल पार्कों की संख्या 11 है। और प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात कर लें या प्रोजेक्ट हाथी की बात कर लें तो वर्ष 1992 में भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा जंगली एशियाई हाथियों की मुक्त आबादी के लिए शुरू किया गया एक प्रोजेक्ट जो किया गया उसे प्रोजेक्ट एलिफेंट कहा जाता है। और ये जो प्रोजेक्ट चालू किया गया इसका उद्देश्य ये था कि हाथियों की आबादी को उनके प्राकृतिक आवासों एवं प्रवास गलियारों की रक्षा की जाए। और इसके तहत क्या किया गया, केंद्र सरकार जो थे वो राज्य सरकारों को लक्ष्य पूरा करने के लिए तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है। साथ ही साथ वर्ष 2010 में हाथी को राष्ट्रीय विरासत जानवर का दर्जा दिया गया और भारत में वर्तमान समय में 32 हाथी रिजर्व हैं। और इसके बाद बात कर लें जो चौथा नंबर है वो है जैव विविधता अधिनियम 2002। तो जैव विविधता अधिनियम 2002 की बात कर लें तो वर्ष 2002 में इसको अधिनियमित किया गया और इसका उद्देश्य था कि जैविक संसाधनों का संरक्षण किया जाए और उनके धारणीय उपयोग का प्रबंधन किया जाए और स्थानीय समुदायों के साथ उचित एवं न्याय संगत साझाकरण के द्वारा भारत की जो समृद्ध जैव विविधता है उसको संरक्षित रखते हुए वर्तमान एवं भविष्य की पीढ़ियों के कल्याण के लिए इसके लाभ की वितरण की प्रक्रिया को सुनिश्चित किया जाए, जैव विविधता को। और अगर हम इसकी बात करें कि इसको क्यों बनाया गया जैव विविधता अधिनियम 2002 को, तो इसका जो जैव विविधता पर एक संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन हुआ था
यानी कि CBD 1992 में। तो उसमें उद्देश्यों जो उद्देश्य थे उनको प्राप्त करने के लिए इसको बनाया गया था। और जैव विविधता की अगर हम बात कर लें कि जैव विविधता होता क्या है, तो इसमें क्या है कि अर्धस्थलीय, स्थलीय, समुद्री और अन्य जलीय एवं स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र तथा पारिस्थितिक जो परिसर होते हैं उनमें होने वाली विविधता और जो जितने भी सजीव हैं उनके मध्य होने वाली परिवर्तनशीलता या आपसी लेन देन, इन सभी को जैव विविधता कहा जाता है। यानी कि जीवों में विविधता जैव विविधता कहलाता है। तो यहाँ पे सही है, देख लीजिएगा इसका सही विकल्प जो है वो है सी, यानी कि 3, 1, 2, 4। सबसे पहले बना क्या, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, प्रोजेक्ट हाथी 1992 में और जैव विविधता अधिनियम 2002 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत के में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ। विकल्प है ठाणे, मैसूर, दरभंगा या फिर होशंगाबाद। तो इसका सही विकल्प है डी, होशंगाबाद। तो हुआ यह था कि वर्ष 1977 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से हुआ था और ये जो आंदोलन हुआ था ये तवा बांध के कारण होने वाले जो जल भराव हो रहा था और जो लवणता बहुत ज़्यादा फैला था उसके खिलाफ था। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा डी, होशंगाबाद। और क्वेश्चन नंबर 18 है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ जनजाति है और दूसरी तरफ उनके होने वाली स्थिति है, वो कहाँ पाए जाते हैं। तो अंगामी नागालैंड, बिरहोर झारखंड, खस अरुणाचल प्रदेश, टोडा तमिलनाडु। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा सी, जो कि सही सुमेलित नहीं है। खस जो लोग होते हैं ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। और ये जो अंगामी जनजाति है जो कि नागालैंड में पाई जाती है, ये नागा समुदाय की एक शाखा है। और क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 19 है कि इनमें से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है। फ्लोरिडा धारा, कनारी धारा, अगुल्हास धारा या फिर क्यूराइल धारा। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, अगुल्हास जलधारा जो है ये हिंद महासागर से संबंधित है, जो कि मेडागास्कर के पास निर्मित होती है। अब फिर से हम बात कर लें महासागरीय जलधाराओं के बारे में। तो ये जो जलधाराएं होती हैं ये नदी के प्रवाह के समान ही होती है महासागरों में, जो कि एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल के एक राशि के ले जाती है। और महासागरीय धाराएं की उत्पत्ति के कारण ये है कि बहुत सारी कारण होती है। पहला ये है कि महासागरीय विशेषताओं के कारण भी इनका उत्पत्ति होता है कि भाई उसका आकार कैसा है। दूसरा ये है कि पृथ्वी के घूर्णन गति और उसके गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण भी महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। इसके अलावा अब बात कर ले अगर पृथ्वी के घूर्णन, तो जैसा कि पता है कि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है और इसी के कारण महासागरीय जल में पृथ्वी के गति के विपरीत बल उत्पन्न होती है, जिससे कि इनकी वजह से विषुवत रेखीय जलधाराएं उत्पन्न होती हैं। और इससे क्या होता है कि जो कुछ जल है पृथ्वी की दिशा की ओर अग्रसर हो जाती है, जिससे कि प्रतिविषुवत रेखीय धारा उत्पन्न हो जाती है। और महासागर की वजह से भी होती है, जैसे कि तापमान में भिन्नता पाया जाना, लवणता में अंतर होना, इन सब की वजह से भी महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। जैसे क्या है कि जब दो जगह के तापमान में भिन्नता होगी, जैसे एक जगह गर्म होगा एक जगह ठंडा होगा, तो इसकी वजह से भी महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति होगी। जैसे क्या होता है कि विषुवत रेखा जो है यहाँ पे वर्ष भर जो है सूर्य की किरणें लगभग सीधी पड़ती है, जिसकी वजह से यहाँ का तापमान बढ़ जाता है और इनका घनत्व कम हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप क्या होता है कि यहाँ से जलधाराएं ध्रुवों की ओर चलना चालू हो जाती हैं, जिसे विषुवत रेखीय जलधारा के रूप में जाना जाता है। और लवणता में अंतर की वजह से भी
महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। जैसे क्या है कि सागरीय लवणता में बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, जिससे क्या होता है कि जो अधिक लवणता वाला जल है वो अधिक घनत्व वाला और भारी होता है, जबकि और इसकी वजह से क्या होता है कि भारी जल जो है वो नीचे बैठने लग जाता है, और जिसका स्थान भरने के लिए जो कम लवणता और कम घनत्व वाला जल है वो आता है, और इस प्रकार से महासागरीय धाराओं का निर्माण होने लगता है। इसके अलावा वायुदाब और हवाओं की वजह से भी महासागरीय धाराओं का निर्माण होता है। ये होता क्या है कि जब महासागर के जल में जब वायुदाब बहुत अधिक हो जाता है तो वहाँ पर जो सागरीय जल होता है, तो सागरीय जल का तल वो नीचे होता है, और वहाँ पर जहाँ पर वायुदाब कम होता है वहाँ पर सागरीय जल का तल ऊपर होता है, जिसके कारण भी कम वायुदाब के क्षेत्र से जो जल है वो अधिक वायुदाब क्षेत्र की ओर गति करने लगता है, जिसके कारण भी जलधाराएं उत्पन्न होती हैं। इसके अलावा क्या है कि जब जो हवाएं होती हैं ये सागर से होकर चलती हैं तो रगड़ या घर्षण के कारण भी अपने साथ सागरीय जल को ले जाती हैं, जिसकी वजह से इन धाराओं की उत्पत्ति होती है। और ये जो महासागरीय धाराएं होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं। पहला होती है गर्म जलधारा, दूसरी होती है ठंडी जलधारा। तो गर्म जलधारा क्या होती है कि जब जलधाराएं निम्न अक्षांशों से यानी कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं या उच्च अक्षांशों की ओर चलती हैं तो ये गर्म जलधाराएं कहलाती हैं, और इनका जो तापमान होता है वो रास्ते में आने वाली जो जल होती हैं या पानी होती है उनसे अधिक होता है। इसलिए ये जलधाराएं क्या करती हैं, जिस जिस क्षेत्र की ओर जाती हैं वहाँ का तापमान बढ़ा देती हैं। और दूसरा जो है वो है ठंडी जलधारा। तो इसमें क्या है कि जब जलधारा उच्च अक्षांशों से यानी कि ध्रुवों से निम्न अक्षांशों की ओर यानी कि विषुवत रेखा की ओर आती है तो इनको ठंडी जलधारा कहा जाता है। और इनका क्या है कि तापमान जो है बहुत कम होता है, तो ये इनको रास्ते में जो भी जलधाराएं या जो पानी मिलती हैं, जल मिलती हैं, उनको और ठंड कर देता है, तो जिससे वहाँ का तापमान और कम हो जाता है। अब थोड़ी बात कर लें ये फ्लोरिडा जलधारा कहाँ पाया जाता है, तो ये अटलांटिक महासागर की जलधारा है। जबकि कनारी जलधारा की बात करें तो ये भी अटलांटिक महासागर की जलधारा है। और अगुल्हास जल की धारा की बात करें तो वही हिंद महासागर की जलधारा है, जो कि मेडागास्कर के दक्षिण में मेडागास्कर और मोजाम्बिक धारा मिलकर अगुल्हास धारा कहलाती हैं। और क्यूराइल जलधारा की बात कर लें तो ये प्रशांत महासागर की जलधारा है। और महासागरीय धाराओं के कुछ अच्छे प्रभाव भी होते हैं, जैसे अगर हम बात करें यूरोप महाद्वीप, जहाँ के लगभग कुछ जो जहाँ पे जहाज आके लगते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो बंदरगाह है, वो लगभग वर्ष भर खुले रहते हैं, क्योंकि वहाँ क्या है गर्म जलधाराओं की वजह से वहाँ का तापमान थोड़ी ज़्यादा हो जाता है और वहाँ बर्फ़ नहीं जम पाता, तो इसकी वजह से वहाँ के जो बंदरगाह हैं वो वर्ष भर खुले रहते हैं, है ना। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 20 है कि इनमें से किस प्राकृतिक पदार्थ में लोहा पाया जाता है? क्लोरोफिल, कोलेजन, केराटिन या फिर मायोग्लोबिन? ये सभी प्राकृतिक पदार्थ हैं, है ना। बताना है कि इनमें से किस में फेरस पाया जाता है या लोहा पाया जाता है, तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, मायोग्लोबिन। क्लोरोफिल की बात कर लें तो क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरित या पर्णहरिम कहा जाता है, जो कि प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक होता है। और इसके कारण क्या होता है, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही जो पत्तों का रंग हरा होता है, इसकी वजह से। इसके अलावा ये प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्य पिगमेंट है, इसकी वजह से ही प्रकाश संश्लेषण हो पाता है। और इसका निर्माण जो है वो कार्बन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन से मिलकर होता है। कोलेजन की बात कर लें तो ये स्तनपायियों में पाया जाने वाला एक प्रोटीन का समूह होता है, जो कि पूरे शरीर की प्रोटीन सामग्री का लगभग 25 से 35% का हिस्सा होता है। और सबसे ज़्यादा ये मेनली संयोजी यानी कि जो कनेक्टिंग टिश्यू होता है उसका एक मुख्य प्रोटीन है कोलेजन। और केराटिन की बात कर लें तो ये क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो कि हमारे बालों और नाखूनों में पाया जाता है। और केराटिन ट्रीटमेंट भी आजकल मतलब ये नए समय में लोगों के द्वारा कराया जा रहा है, जिसमें अपने नाखून और अपने बालों को सुंदर दिखाने का काम करते हैं। तो केराटिन प्रोटीन है और जो हमारे मेनली बालों और नाखूनों में पाया जाता है, और जो हमारे बालों में चमक होती है वो केराटिन प्रोटीन की वजह से ही होती है। और मायोग्लोबिन की बात करें तो ये भी एक प्रोटीन है जो कि लोहा और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। और जो हमारा दिल है या हृदय है वहाँ और मांसपेशियों के ऊतकों में पाया जाता है।
और मेनली ये ऑक्सीजन भंडारण के रूप में कार्य करता है। और क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21 है कि मलेशिया की किंटा घाटी प्रसिद्ध है, क्यों? रबर उत्पादन के लिए, चाय उत्पादन के लिए, टिन उत्पादन के लिए या फिर कहवा उत्पादन के लिए? तो भैया इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, टिन उत्पादन के लिए मलेशिया की किंटा घाटी प्रसिद्ध है। और क्वेश्चन नंबर 22 है कि मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग हो जाता है? सूखा रोग, रक्ताल्पता, घेंघा या फिर बेरी? तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा डी, बेरी। तो देखिए अगर बेरी की बात करें तो ये मेनली जो बीमारी है शरीर में विटामिन बी वन की कमी यानी कि थायमिन की कमी के कारण रोग होता है। और ये जो रोग है सामान्यतः क्या होता है कि खराब आहार यानी ढंग से खाना नहीं खा पाना, या जो आहार है वो उचित नहीं होना, और शराब की लत के कारण होता है। और बेरी का मतलब होता है कि चल नहीं सकता या चल नहीं सकना। तो ऐसे जितने देश, जिन क्षेत्र, संसार के ऐसे जितने क्षेत्र जिन क्षेत्रों में जो चावल है मुख्य आहार है, वहाँ पे बेरी रोग सामान्य है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो पालिश किया हुआ चावल है, इसके अलावा सफ़ेद आटा और जो चीनी है, इन सभी में विटामिन बी वन नहीं पाया जाता। इसकी वजह से बेरी रोग होता है। सूखा रोग की बात कर लें तो जो कि रिकेट्स कहा जाता है या ऑस्टियोमेलेसिया भी कहा जाता है, विटामिन डी की कमी कारण होता है ये। और रक्ताल्पता या एनीमिया जिसकी बात करें तो विटामिन बी 12 की कमी से पर्याप्त रूप में रेड ब्लड सेल्स नहीं बन पाते, जो कि एनीमिया का मुख्य कारण है। और कभी कभी क्या है, कुछ लोगों में इंटरनल ब्लीडिंग के कारण भी एनीमिया जैसी बीमारी हो सकती है। और घेंघा या ग्वाइटर की बात कर लें तो ये आयोडीन की कमी या थायराइड ग्रंथि के सूजन के कारण ये घेंघा रोग हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 23 के निम्न युग्म में से कौन सही नहीं है? अंतर्राज्यीय परिषद 263 सही है। क्वेश्चन नंबर बी, वित्त आयोग 280 अनुच्छेद सही है। और प्रशासनिक अधिकरण 323 का ये भी सही है। और आपातकाल 356 तो ये गलत है, क्योंकि आपातकाल की जो बात की गई है या आपातकाल की घोषणा वो अनुच्छेद 352 में की गई है, जबकि अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन की बात की गई है। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा डी। और क्वेश्चन नंबर 24 है कि इनमें से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन ए या विटामिन सी? तो सही विकल्प हो जाएगा ए, विटामिन के। और क्वेश्चन नंबर 25 है कि पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है किसमें? राज्यपाल में, भारत के निर्वाचन आयोग में, जिला पंचायत राज अधिकारी में या फिर राज्य निर्वाचन आयोग में? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, राज्य निर्वाचन आयोग में, जिसके बारे में अनुच्छेद 243 के या 243 ट में विवरण दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? विकल्प है अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 276 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए होता क्या है कि जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है ये सांविधिक निकाय है और संवैधानिक निकाय नहीं है ये। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसके बारे में कोई अनुच्छेद दिया ही नहीं गया है भारतीय संविधान में। और क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है?
लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति या फिर याचिका समिति। तो लोक लेखा समिति की बात कर लें तो इसमें 15 + 7 सदस्य होते हैं, यानी कि 22 सदस्य। जबकि प्राक्कलन समिति की बात कर लें तो इसमें 30 सदस्य होते हैं। और लोक उपक्रम समिति की बात कर लें, जिसे कि सार्वजनिक उद्यम समिति भी कहा जाता है, इसमें 22 सदस्य होते हैं। और याचिका समिति की बात करें तो याचिका समिति लोकसभा में अलग और राज्यसभा में अलग होता है। तो लोकसभा में इसमें 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा में 10 सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा बी, प्राक्कलन समिति। और क्वेश्चन नंबर 28 है कि सर्वोच्च न्यायालय में संविधान का आधारभूत ढांचा या ढांचे के सिद्धांत को किस मामले में स्पष्ट किया गया। विकल्प ए है गोलकनाथवाद 1967 में, बी केशवानंद भारतीवाद 1973 में, या फिर सी शंकरजी प्रसाद वाद 1951 में, या फिर डी सज्जन सिंह वाद 1965 में। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा बी केशवानंद भारतीवाद वर्ष 1973 में। और क्वेश्चन नंबर 29 है कि पारिस्थितिक संक्रमण अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया। एल्टन के द्वारा, बेनेट के द्वारा, या फिर बर्कले के द्वारा, या फिर रेडजेल के द्वारा। तो सही विकल्प हो जाएगा बी बेनेट के द्वारा। और क्वेश्चन नंबर 30 है कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम को किसके द्वारा चलाया गया। नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, या फिर गृह मंत्रालय। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए नीति आयोग। थोड़ी सी बात कर ले आकांक्षी जिला कार्यक्रम की। तो क्या था कि भारत में जीवन गुणवत्ता विभिन्न अंतर्राज्यीय एवं अंतर जिला विविधताओं के ऊपर निर्भर करती है। तो इसी विषमता को दूर करने के लिए भारत सरकार के द्वारा जनवरी 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम यानी कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, एस्पिरेशनल, जी हाँ, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एडीपी लागू किया गया। और इसका उद्देश्य था कि जो देश के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए जिलों की पहचान करके उनको समग्र विकास में सहायता प्रदान करना। इसके अलावा इस कार्य के लिए देश के 28 राज्यों में से 115 जिलों की पहचान की गई थी। और ये जो राज्य सरकारें हैं आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत, वो प्रमुख परिचालक हैं। और जो केंद्र सरकार से है तो केंद्र सरकार की ओर से नीति आयोग के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। और इसमें इस कार्य को करने के लिए बहुत सारे मंत्रालय भी इस योजना के कार्यान्वयन में योगदान दे रहे हैं। और ये जो कार्यक्रम है आकांक्षी जिला कार्यक्रम मुख्यतः 5 विषयों पर आधारित है। पहला है स्वास्थ्य एवं पोषण, दूसरा शिक्षा, तीसरा कृषि एवं जल संसाधन, चौथा है वित्तीय समावेशन और एवं कौशल विकास, और जो 5वां है वो है बुनियादी आधारभूत ढांचे पर केंद्रित करना। तो ये आकांक्षी जिला कार्यक्रम यानी कि देश के विकास को और बेहतरीन तरीके से लोगों के बीच जो जीवन गुणवत्ता में अंतर है उसको कम करने के लिए इसको लाया गया था। आकांक्षी जिला कार्यक्रम को नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया वर्ष 2018 में, है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। तो 31 क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी नदी गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। ए पुनपुन नदी, बी अजय नदी, सी जलांगी नदी और डी जोंक नदी। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा डी जोंक नदी। जो है ये गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है बल्कि ये अन्य नदी बेसिन का हिस्सा है। और क्वेश्चन नंबर 32 है कि इको मार्क का प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। सर्वोच्च गुणवत्ता की सामग्री से, पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से, या फिर निर्यातित सामग्री से, या आयातित सामग्री से। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा बी पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से। अब ये था कि जो भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS, ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड, BIS, हाँ जी, भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा जारी किया गया एक प्रमाणन चिन्ह है जो ये बताता है कि ये जो वस्तु है, ये जो पदार्थ है, ये पारिस्थितिक तंत्र पर बहुत ही कम से कम प्रभाव डाल रहा है। तो ये जो इस
स्कीम था, ये मार्किंग स्कीम या इको मार्क देने का जो सिस्टम है, ये वर्ष 1991 से प्रारंभ किया गया ताकि लोगों को जागरूक बनाया जा सके और ये बताया जा सके कि आप ऐसा प्रोडक्ट खरीदें जो कि पर्यावरण के अनुकूल हो और जो आसानी से जिसका विघटन हो सके। जैसे आप देखते होंगे आजकल जो चाय वाय मिलता है ना, तो क्या किसे मिलता है, डिस्पोजल में। तो डिस्पोजल यानी कि वो आसानी से डिस्पोज हो जाता है। तो ये सब इको मार्क के थ्रू ही आते हैं और इको मार्क में लगभग 19 वस्तुओं को शामिल किया गया है जिसको इको मार्क दिया गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। तो क्वेश्चन नंबर 33 है कि नाइट्रोजन इनमें से किसका आवश्यक अवयव नहीं है। तो थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था कि क्लोरोफिल में नाइट्रोजन चाहिए ही चाहिए, आरएनए में रहेगा, डीएनए में भी रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे क्या बचता है, कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स का आवश्यक अवयव नहीं है नाइट्रोजन, तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, कार्बोहाइड्रेट्स। और क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्न में से कौन सा आयोग या समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। 4 विकल्प हैं। पहला है पुंछी आयोग, दूसरा है राजमन्नार समिति और तीसरा है कोठारी समिति, चौथा है सरकारी आयोग। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा डी, सरकारी आयोग। यानी कि सरकारी आयोग की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। अब सरकारी आयोग की थोड़ी सी बात कर लें तो केंद्र एवं राज्यों के संबंध से संबंधित जो आयोग था, जिसको कि 1983 में गठित किया गया और सन 1987 में इसने अपना रिपोर्ट दिया, इसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत नियमित अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना के लिए सुझाव दिया गया और इसी आयोग की सिफारिशों को मानते हुए वीपी सिंह की जो नेतृत्व वाली जनता दल सरकार थी, उनके द्वारा वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। और अब बात कर लें थोड़ी सी पुंछी आयोग की। तो जो पुंछी आयोग तो क्या था कि भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था में आय परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नए मुद्दों पर विचार करने के लिए क्या किया गया था, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था और इस आयोग को ही पुंछी आयोग कहा गया। और पुंछी आयोग जो था ये 27 अप्रैल 2007 में प्रभाव में आया और इसने अपनी रिपोर्ट मार्च 2010 में प्रस्तुत किया। इसके अलावा जो आयोग के सदस्य थे तो उसकी बात कर लें तो मदन मोहन पुंछी की बात कर लें तो ये अध्यक्ष थे जो कि पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति यानी कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति थे। इसके अलावा धीरेन्द्र सिंह इसके जो सदस्य थे वो भारत सरकार के सचिव थे, पूर्व सचिव, और विनोद कुमार दुग्गल जो कि सदस्य थे ये भी भारत सरकार के पूर्व सचिव थे। और एनआर माधव मेनन जो इसके सदस्य थे पुंछी आयोग के, वो राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल यानी कि क्या बोलते हैं इसको, भोपाल में नरोड़ा के पीछे, खैर, तो इसके पूर्व निदेशक थे और नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया बेंगलुरु के पूर्व निदेशक भी थे। और अमरेश बागची की बात कर लें तो ये भी इसके सदस्य थे। अब थोड़ी सी बात कर लें राजमन्नार समिति की। तो राजमन्नार समिति की बात कर लें तो ये इसका भी गठन भी किया गया था, केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच संबंधों पर विचार करने के लिए किया गया था और इस समिति को वर्ष 1970 में तमिलनाडु सरकार के द्वारा गठित किया गया था। और इसके बाद कोठारी समिति की या बात कर लें या कोठारी आयोग की तो वर्ष 1964 में केंद्र सरकार के द्वारा डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार देने के लिए एक आयोग का गठन किया गया था जिसे ही कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। और इस आयोग के द्वारा क्या किया गया, स्कूली शिक्षा की बहुत ही विस्तृत समीक्षा की गई थी और इस आयोग ने 29 जून 1966 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और 24 जुलाई 1986 को भारत की पहली शिक्षा नीति घोषित की गई थी और ये जो कि पूर्णतः कोठारी आयोग के प्रतिवेदन पर ही आधारित थी। और अब चलते हैं 35 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 35 है कि सुगम्य भारत अभियान किससे संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, सुगम्य, दिव्यांग व्यक्तियों से, बाल स्वास्थ्य से, महिला सशक्तिकरण से या फिर वंचित लोगों से। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा ए, दिव्यांग व्यक्तियों से।
देखिए, सुगम्य भारत अभियान की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत देश के प्रधानमंत्री के द्वारा 3 दिसंबर 2015 को किया गया था और उसी दिन यानी कि 3 दिसंबर को ही विकलांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाया जाता है। तो ये जो अभियान है सुगम्य भारत अभियान, ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा के दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग का राष्ट्रव्यापी महत्वपूर्ण अभियान है। और ये जो अभियान है विकलांगता के सामाजिक मॉडल के इस सिद्धांत पर आधारित है कि किसी भी व्यक्ति की सीमाओं एवं अक्षमताओं के कारण नहीं बल्कि सामाजिक व्यवस्था के कारण ही विकलांगता आती है। यानी अगर कोई व्यक्ति विकलांग है तो क्यों है, मतलब ठीक है वो है बीमारी की वजह से, लेकिन उसके लिए कुछ और तो किया जा सकता है जिससे उसको दिक्कत ना हो। तो इसीलिए सुगम्य भारत अभियान को लॉन्च किया गया था। और जो सुगम्य भारत अभियान लॉन्च किया गया उसका मुख्य उद्देश्य था कि जो देश भर में जो भी दिव्यांगजन हैं उनके लिए बाधा रहित और सुखद तथा अनुकूल वातावरण तैयार करना। तो इसके लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। लक्ष्य पहला ये था कि जितने भी सरकारी भवन हैं उनमें सुगमता अनुपात में वृद्धि की जाए, यानी कि ऐसे चीज़ बनाया जाए जिससे कि इन दिव्यांगजनों को कहीं भी आने जाने में दिक्कत ना हो। तो अगर सरकारी भवन की बात कर लें जो कि सुगम्य है, तो एक ऐसा सरकारी भवन जहां एक विकलांग व्यक्ति बिना किसी बाधा के इसमें प्रवेश कर सके और इसमें उपलब्ध सेवाओं का अच्छे से इस्तेमाल कर सके, तो ऐसे सरकारी भवन को सुगम्य सरकारी भवन कहा जाएगा। इसमें शामिल हैं सीढ़ियाँ एवं रैंप्स, प्रवेश द्वार, पार्किंग के साथ लाइटिंग, अलार्म सिस्टम और प्रसाधन जैसी आंतरिक एवं बाह्य सुविधाएं जो कि उनके लिए हो। और दूसरा लक्ष्य रखा गया था हवाई अड्डों के सुगम्यता अनुपात में वृद्धि करने को। तो ऐसे क्या है कि देखिए किसी भी एयरपोर्ट को सुगम्य तभी हम मान सकते हैं जब कोई भी विकलांग व्यक्ति इसमें बिना किसी बाधा के प्रवेश कर सके और उसकी सभी सुविधाओं का आसानी से प्रयोग कर सके। यानी कि वहाँ जितनी भी चीज़ रखे हैं उनका आसानी से उपयोग कर ले। जैसे अगर पानी पीने वाला सिस्टम है कहीं पे लगा हुआ तो एक दिव्यांग व्यक्ति भी उसका आसानी से उपयोग कर ले। इस चीज़ का ध्यान रखना ही सुगमता कहलाएगा। और लक्ष्य 3 रखा गया था कि रेलवे स्टेशनों के सुगमता अनुपात में वृद्धि की जाए। और लक्ष्य 4 रखा गया था सार्वजनिक परिवहन के सुगम्यता अनुपात में वृद्धि करना। और इनके लिए जो दिव्यांगों के अधिकारों का संरक्षण की बात की जाए तो विकलांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम 2016 लाया गया जो कि विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 का संशोधित रूप है। और क्वेश्चन नंबर 36 है कि क्वेश्चन नंबर 36 है कि सिविल सेवाओं में सुधार के लिए होटा समिति का गठन किस वर्ष किया गया? 2003 में, 2004 में, 2005 में या फिर 2006 में? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, वर्ष 2004 में होटा समिति का गठन किया गया। और 37 है कि रिंगलमैन स्केल मतलब एक पैमाना है, रिंगलमैन पैमाना, इसके द्वारा किसका घनत्व मापा जाता है? धुआं का, प्रदूषित जल का, या फिर कोहरा का, या फिर ध्वनि का? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए, धुआं। तो ये जो रिंगलमैन स्केल या पैमाना है जिसका काम क्या है कि धुएं का जो आभासी घनत्व है या अपारदर्शिता है उसको मापने का एक पैमाना है। और इस पैमाने को यानी कि रिंगलमैन पैमाने को वर्ष 1888 में मैक्सिमिलियन रिंगलमैन के द्वारा विकसित किया गया था। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 38 है कि इनमें से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता? विकल्प ए है साधारण विधेयक, और विकल्प बी है संवैधानिक संशोधन अधिनियम, और विकल्प सी है राज्य पुनर्गठन विधेयक, और डी है धन विधेयक। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, धन विधेयक। और क्वेश्चन नंबर 39 है कि बाटुलिज्म क्या है? भोज्य पदार्थों से होने वाला संक्रमण, भोज्य पदार्थों से होने वाला विषैलापन, जल जनित संक्रमण, या फिर जल जनित विषैलापन? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन, जो कि जीवाणु के कारण ये बीमारी फैलता है, बाटुलिज्म।
और क्वेश्चन नंबर 40 है, 40 नंबर, कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन है? सर जोनाथन डंकन, सर विलियम जॉन्स, वारेन हेस्टिंग्स या फिर विलियम बेंटिंग। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा बी, सर विलियम जोन्स। तो 15 जनवरी सन 1784 को सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किया गया। जबकि सर जोनाथन डंकन की अगर हम बात कर लें तो इनके द्वारा बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई, और ये जो संस्कृत कॉलेज था वर्ष 1998 में विश्वविद्यालय बना, और वह 1958 में, और वर्ष 1974 में इसका नाम बदलकर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कर दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्न में से किस कण पर शून्य आवेश होता है? पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन या फिर अल्फा कण। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, न्यूट्रिनो। इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है, यानी शून्य आवेश होता है। पॉजिट्रॉन की बात करें तो इसमें धन आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ऋण आवेश, अल्फा कण की बात करें तो इस पर धन आवेश होता है, और न्यूट्रिनो पे कोई भी आवेश नहीं होता है। तो सही विकल्प हो जाएगा बी, न्यूट्रिनो। और क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्न देशों में से कौन सा देश जो है वो कोको का एक प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? लातविया, कैमरून, घाना, आइवरी कोस्ट। तो देखिए, कोको की अगर हम बात करें तो ये जो इसके लिए मौसम चाहिए वो विषुवत-रेखी एवं उष्ण एवं आर्द्र भूमि का मौसम चाहिए, यानी कि विषुवत-रेखी मौसम चाहिए। तो इसमें कौन से देश हैं? तो कैमरून, घाना, आइवरी कोस्ट तो हैं जो ऐसे देश हैं जो विषुवत-रेखी हैं। जबकि लातविया कहाँ है? वो बिल्कुल ठंडा प्रदेश में है। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा ए, लातविया। तो लातविया जो है ये कोको का एक प्रमुख उत्पादक देश नहीं है। और कोको की बात कर लें तो कोको का नाम ही, पेड़ का भी नाम कोको ही है। तो कोको वृक्ष के फलों के बीज से ही कोको को तैयार किया जाता है, और इसका जो फल होता है, कोको का फल जो होता है वो पपीता की तरह होता है। तो जिसमें क्या है, लगभग 30 से लेकर 60 तक बीज होते हैं, और इन बीजों को उसे निकाल कर सुखाया जाता है और उनको भून कर कोको का निर्माण किया जाता है, और फिर इसका हम पेय पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं। इसके अलावा इससे चॉकलेट भी बनाया जाता है। और ध्यान दीजिएगा कि चॉकलेट इंडस्ट्री में, यानी कि जैसे चॉकलेट हम लोग खाते हैं ना, तो उसमें बहुत सारे, तो चॉकलेट का गंध ही ऐसा होता है कि इसकी वजह से वहाँ बहुत ही ज़्यादा कॉकरोच एट्रैक्टिव होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो मतलब जो चॉकलेट की जो फैक्ट्री है वहाँ बहुत सारे, यानी कि बहुत ही अधिक मात्रा में कॉकरोच होते हैं। तो उन कॉकरोचों को भी हम खाते हैं चॉकलेट के साथ। सॉरी, मतलब मेरा ऐसा नहीं था, मतलब बहुत सारे होते हैं। खैर, हम बात कर रहे थे कोको के बारे में। तो इस कोको से भी चॉकलेट बनाया जाता है। मतलब इसका इतना ज़्यादा गंध है, मतलब ऐसा होता है कि वो उनको बहुत ही ज़्यादा अपनी ओर खींचने लग जाता है। जैसे रात में कुछ रोशनी में जो कीड़े आते हैं उसी टाइप से इसकी महक से ये लोग खींचे चले जाते हैं, ऐसा होता है। खैर, हम बात कर रहे थे कोको वृक्ष के बारे में, तो जिससे कि चॉकलेट भी बनाया जाता है। तो जिसका जो वृक्ष है ये 4 से 7 मीटर तक ऊंचा होता है, और इसके लिए जो मौसम चाहिए, मौसमी दशा है, वो विषुवत रेखीय उष्ण एवं आर्द्र निम्न भूमि का पौधा होता है ये, या ऐसा मौसम चाहिए। तो इसको उच्च तापमान और अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। इसीलिए इनके जो मुख्य उत्पादक देश हैं उनमें मलेशिया है, फिलीपींस है, वेनेजुएला है, ब्राज़ील है, मैक्सिको, कैमरून, घाना और आइवरी कोस्ट आदि देश हैं। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए, लातविया, जो कि कोको का एक प्रमुख उत्पादक देश नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 43 है कि इनमें से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा रोग है जो मच्छर द्वारा नहीं फैलता है? विकल्प ए है डेंगू ज्वर, बी है फाइलेरियासिस, और सी है निद्रा रोग, डी है मलेरिया। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा बी, फाइलेरियासिस, जो कि परजीवी वुचेरेरिया बैंकोफाइटाई के द्वारा होता है। ये ये मच्छर द्वारा वाहित नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 44 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 44 है कि भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य है क्या है?
विकल्प ए है कि संघ एवं राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिश देना, और विकल्प बी है कि संघीय वार्षिक बजट तैयार करना, और विकल्प सी है कि राष्ट्रपति को वित्तीय मामलों पर परामर्श देना, और डी है कि संघ व राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों या विभागों के लिए निधियों का विनिधान करना। तो बताना है कि भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य क्या है। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा ए कि संघ एवं राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण के लिए सिफारिश देना। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 45 है कि इनमें से कौन सा वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? श्री के संथानम, श्री केसी नियोगी, डॉक्टर राजमन्नार, और डी थे श्री ए के चंद्रा। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा बी, श्री केसी नियोगी जो थे वो वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। जबकि श्री के संथानम की बात कर लें तो ये दूसरे नंबर के थे, और श्री ए के चंद्रा की बात करें तो ये तीसरे नंबर के अध्यक्ष थे, वित्त आयोग के अध्यक्ष। और डॉक्टर राजमन्नार की बात कर लें तो ये चौथे नंबर पे थे। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 46 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 46 है कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील, सांबर झील, लोनार झील, वुलर झील। तो यहाँ पे आप दिमाग लगा के चिल्का झील मत कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए चिल्का झील से ही बड़ी झील है वेम्बनाथ झील, तो उसका यहाँ पे वर्णन नहीं किया गया है। तो ये पूछा कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। अब क्योंकि चिल्का झील बड़ी है, ठीक है, लेकिन ये अर्ध खारी झील है, उड़ीसा में स्थित है ये, ठीक है, तो ये हो नहीं सकता। ठीक है। सांभर झील की बात करें तो सांभर झील जो है यही खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो कि 230 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, और ये राजस्थान में है, नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, और इसका नमक उत्पादन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो सही विकल्प हो जाएगा बी, सांभर झील, राजस्थान, ये सही विकल्प हो जाएगा। ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। जबकि लोनार झील की बात करें जो कि महाराष्ट्र के बुल्ढाना में है ये, तो ये इसका क्षेत्रफल जो है 1.13 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है ये, और इसका हाल बीच में कुछ दिन पहले इसका जो रंग था वो हल्का गुलाबी हो गया था। और वुलर झील की बात करें तो ये मीठी पानी की सबसे बड़ी झील है, और जम्मू कश्मीर में स्थित है, और इसका जो क्षेत्रफल है कभी घटता बढ़ता रहता है, और ये झेलम नदी से इसको पानी मिलता है, और ये बांडीपुरा ज़िले में स्थित है। इसके अलावा जिसका क्षेत्रफल है वो मौसम के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है। और क्वेश्चन नंबर 47 की बात कर ले तो क्वेश्चन नंबर 47 है कि फ़वाइदुल फ़वाद नाम की एक पुस्तक है जो कि शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है, इसका संकलन किसके द्वारा किया गया था? अमीर हसन सिज्जी के द्वारा, अमीर खुसरो के द्वारा, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा, या फिर हसन निजामी के द्वारा। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा ए, अमीर हसन सिज्जी। तो यहाँ पे एक चीज़ बता दूं कि जो अमीर हसन सिज्जी और अमीर खुसरो, ये जो दोनों थे ये शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, और जिसमें अमीर खुसरो को प्रसिद्धि मिली और अमीर हसन सिज्जी को प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा नहीं मिली। ठीक है। तो इनका जो रचना था अमीर हसन सिज्जी का फ़वाइदुल फ़वाद, तो इस रचना के लिए क्या किया था, अमीर खुसरो ने अपनी पूरी रचना बोला कि भाई तू मेरा पूरी रचना ले ले और तू अपना एक रचना मेरे को दे दे, ऐसा रचना अमीर खुसरो के द्वारा इसको बताया गया है। ठीक है। और तो ये तो हो गया कि दोनों दोस्त थे अमीर हसन सिज्जी और अमीर खुसरो। थोड़ी सी जियाउद्दीन बन्नी की बात कर लें जो कि 1285 से 1358 तक इसका समय रहता है, और ये राजनीतिक चिंतक और इतिहासकार था। साथ ही साथ ये मोहम्मद बिन तुगलक का दोस्त था और फिरोज शाह तुगलक का दरबारी था। इसके अलावा ये अमीर खुसरो का मित्र था और निजामुद्दीन औलिया का ये भक्त था। इसके अलावा इसकी जो प्रमुख जो इसको बेहतरीन रचना है वो है तारीख़ फ़िरोज़ शाही, और फतवाएँ जहाँदारी भी इसी की रचना है। और हसन निजामी की बात करें तो ये ईरानी कवि एवं इतिहासकार है जो कि निसापुर यानी तत्कालीन पर्सिया वर्तमान ईरान से दिल्ली आया, और दिल्ली सल्तनत का आधिकारिक इतिहास ताजुल मासिर इसके द्वारा लिखा गया, जो कि फ़ारसी भाषा में लिखा गया है ना। अब क्वेश्चन नंबर 48 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 48 है
कि इनमें से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, दूसरा है 102वां संविधान संशोधन अधिनियम, तीसरा है 103वां संशोधन अधिनियम और डी है कि 104वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा ए कि 101वां संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है, जबकि जो 102वां संविधान संशोधन अधिनियम था ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा द्वारा इसके द्वारा दिया गया, जबकि 103वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत अनुच्छेद 16 में संशोधन करके आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। और क्वेश्चन नंबर 49 है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। 25 दिसंबर, 21 अप्रैल, 16 सितंबर या फिर 30 जनवरी। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे या विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 50 है कि कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई, कब उत्पन्न हुई, कहाँ से उत्पन्न हुई। अर्थ समिट से, क्योटो प्रोटोकॉल से, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से या फिर G8 समिट से। तो अर्थ समिट जो कि वर्ष 1992 में हुआ था वहाँ से नहीं, बी क्योटो प्रोटोकॉल से। तो सही विकल्प हो जाएगा बी, क्योटो प्रोटोकॉल से कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई जो कि वर्ष 1997 में जापान के क्योटो शहर में हुआ था। जबकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो वर्ष 1987 में हुआ था और सितंबर महीने में। और ये ओजोन लेयर डिफ्लीकेशन मतलब ओजोन के संरक्षण से था, तो सितंबर महीने में हुआ था ये, इसीलिए 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे जो अपना क्वेश्चन 50 का सही विकल्प हो जाएगा बी, क्योटो प्रोटोकॉल से कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई। तो ये था बीपीएससी 2021 के लिए सेट नंबर 5। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। नमस्कार, जय हिंद।